हाउ मुगल्स कुड रूल फॉर 200 years। दोस्तों, आज हम एक ऐसे एम्पायर की बात करने जा रहे हैं जिसने इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ भारत के वर्तमान के निर्माण में महती भूमिका निभाई है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मुगल एम्पायर के बारे में। यद्यपि मुगल शासकों की जड़ें तो भारत भूमि से बाहर पश्चिमी एशिया से जुड़ी हुई थी, लेकिन भारत में आने के बाद वो भारतीय होकर ही रहे। 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध से लेकर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक, यानी कि लगभग 2 सेंचुरीज तक मुगल भारत में इनविंसिबल बने रहे। इस दौरान लगभग संपूर्ण भारत पर इन्होंने राज किया। 1526 के बाद बाबर ने जिस साम्राज्य का फाउंडेशन रखा, उसका लगभग 200 वर्षों तक भारत में केंद्रीय स्थान रहा, जब तक कि ब्रिटिश शक्ति का भारत में आगमन नहीं हुआ। आज हम ये जानने वाले हैं कि वो कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से मुगलों ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया। हम मुगलों की उन नीतियों की चर्चा करेंगे जिन्होंने मुगल सत्ता की जड़ों को भारत में मजबूत बनाया। आइए इसमें सबसे पहले बात करते हैं मुगल्स की मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की। मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। मध्यकाल में किसी भी एम्पायर का स्थायित्व सबसे अधिक सेना पर निर्भर करता था। राज्य की सीमाओं की वृद्धि का मुख्य साधन युद्ध ही थे, जिसमें सेना की मुख्य भूमिका होती थी। मुगलों ने भी जब तक अपनी सैन्य प्रणाली व सेना पर ध्यान दिया, वो काफी हद तक अजेय शक्ति बने रहे। लेकिन जैसे ही उनकी मिलिट्री पावर कमजोर हुई, उनका पतन हो गया। यद्यपि भारत में मुगल शासन की जड़ों को मजबूत करने का काम मुख्य रूप से अकबर द्वारा किया गया, लेकिन भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में बाबर का प्रमुख स्थान है। बाबर ने पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा आदि युद्धों में अपनी मिलिट्री पावर का परिचय दिया। जैसे पानीपत के वॉर में बाबर ने उज़्बेकों से सीखी गई तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। वहीं वॉर में तोपों के बेहतर प्रयोग की उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। इसमें 2 गाड़ियों के बीच ऑर्गेनाइज्ड स्पेस छोड़कर तोप को रखकर चलाया जाता था। यद्यपि भारत में बारूद का ज्ञान तो था, लेकिन तोपों में इसका प्रयोग बाबर के आगमन के साथ ही शुरू हुआ। बाबर ने अपनी मिलिट्री पॉलिसी में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किए। जैसे उसने खानवा के युद्ध में सैनिकों की मोराल को बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया तथा मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले तमगा कर अर्थात व्यापारिक कर को समाप्त कर दिया। बाबर ने मुगल एम्पायर की नींव तो रख दी थी, लेकिन लंबे समय तक शासन करने का आधार अकबर द्वारा स्थापित सैन्य व्यवस्था की वजह से ही मिला। अकबर जानते थे कि एक शक्तिशाली सेना के बिना ना ही वो साम्राज्य का विस्तार कर सकते थे और ना ही साम्राज्य पर नियंत्रण रख सकते थे। इन दोनों उद्देश्यों के लिए अकबर को अपने अमीर वर्ग तथा अपनी सेना को ऑर्गेनाइज्ड करना जरूरी था। अकबर ने ये दोनों उद्देश्य मनसबदारी व्यवस्था से पूरे किए। मनसब का अर्थ पद होता था। मनसब से 3 बातों का पता चलता था: अधिकारी की सेना में पोजीशन, उसकी सैलरी और उसके पास कितने सैनिक घोड़े आदि हैं। मनसबदार अपने क्षेत्र में प्रशासन संबंधी कार्य भी देखता था। मनसबदारी व्यवस्था पैतृक नहीं थी। मनसबदार अगर अच्छा काम करता था तो उसे प्रमोशन भी दिया जाता था और अच्छा काम न करने पर उसकी जागीर छीनी भी जा सकती थी। दोस्तों, स्थानीय शासन के संगठन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किए गए, परंतु शासन के ऊपरी स्तर पर बदलाव किए गए। मुगलों ने विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग विभाग बनाए तथा उसकी कार्य प्रणाली में एक रूपता और पारदर्शिता लाने के लिए नियम भी बनाए। विभिन्न विभागों के बीच डिवीजन ऑफ पावर तथा कंट्रोल एंड काउंटर कंट्रोल के आधार पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्ट्रक्चर किया गया। न्यायपालिका की स्वायत्तता का विशेष ध्यान रखा गया। अमीरों द्वारा भर्ती किए गए सैनिक एक्सपीरियंस्ड हों तथा घोड़े सुपीरियर हों, इसके लिए सैनिक के चेहरे की डिटेल रखी जाती थी तथा उनके घोड़े पर रॉयल मार्क लगाए जाते थे। हर मनसबदार को अपने सैनिकों तथा घोड़ों को समय समय पर बादशाह द्वारा अपॉइंटेड व्यक्तियों के सामने निरीक्षण के लिए लाना पड़ता था। मनसबदार सिर्फ इराकी और अरबी किस्म के सुपीरियर घोड़ों को ही रख सकता था। आदर्श रूप में एक मनसबदार को हर 10 सैनिकों के पीछे 20 घोड़े रखने पड़ते थे। यह इसलिए जरूरी था क्योंकि युद्ध के दौरान घोड़ों को आराम देना पड़ता था तथा युद्ध के समय घोड़े घायल हो सकते थे। जब तक इस 10-20 के नियम का पालन होता रहा, मुगल सेना कॉम्बैटिव बनी रही। सेना में कबीलावाद तथा संकीर्णता की शक्तियों को कमजोर करने के लिए यह प्रबंध किया गया कि कुलीनों द्वारा भर्ती किए गए दस्तों में शामिल सैनिक मुगल, पठान, हिंदुस्तानी और राजपूत आदि सभी समूहों से लिए जाएं। इस व्यवस्था के कारण बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सोल्जर्स का लाभ मुगल साम्राज्य को मिला। मुगल बादशाहों के पास विशेष सैनिकों का दस्ता भी था जो सिर्फ बादशाह को रिपोर्ट करते थे। इन्हें अहदी कहा जाता था। इन सैनिकों की तुलना मध्यकालीन यूरोप के नाइटों से की जा सकती है। मुगलों के पास एक शक्तिशाली तोपखाना भी था, जिसमें भारी तोपों का प्रयोग किले को भेदने के लिए तथा हल्की तोपों का प्रयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाता था। दोस्तों, अब हम मुगल शासन को मजबूती प्रदान करने वाले दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कारण यानी कि उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के शक्तिशाली सेना खड़ी नहीं की जा सकती और न ही शासन की जड़ों को मजबूत किया जा सकता है। मुगल इस बात को अच्छे से समझते थे। इसी वजह से उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज पर विशेष ध्यान दिया।
मुगल काल में इनकम का मेन सोर्स लैंड रेवेन्यू था। लैंड रेवेन्यू के फेयर असेसमेंट के लिए साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग व्यवस्था थी, जैसे दहसाला प्रणाली, जब्ती प्रणाली, बटाई या गल्ला बख्शी और नसक व्यवस्था। सूखा, बाढ़ आदि के कारण फसल बर्बाद होने पर किसान को मालगुजारी में रियायत भी दी जाती थी। मालगुजारी तय करते समय कृषि की निरंतरता को भी ध्यान में रखा जाता था। जैसे हर साल जुताई की जाने वाली भूमि को पोलज कहते थे। इसमें कर की दर मैक्सिमम होती थी। जब जमीन पर 1 वर्ष तक खेती नहीं होती थी तो यह परती कहलाती थी। 2 या 3 साल खेती न होने पर वो जमीन चाचड़ कहलाती थी तथा उससे भी अधिक समय तक खेती न होने पर जमीन बंजर कहलाती थी। बंजर जमीन पर कर की दर मिनिमम होती थी। इसके साथ ही बंजर जमीन को फर्टाइल बनाने के लिए स्टेट सहायता भी देता था। सामान्यतः राज्य एवरेज यील्ड का 1/3 टैक्स के रूप में लेता था, लेकिन प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये कम ज्यादा हो सकता था। जैसे राजस्थान के रेतीले भागों तथा सिंध में मालगुजारी 1/4 थी तथा कश्मीर के केसर वाले क्षेत्र में आधी उपज कर के रूप में ली जाती थी। मुगलों ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म और एक्सपेंशन में खास दिलचस्पी दिखाई। अकबर ने अपने अधिकारियों से किसान के साथ पिता के समान व्यवहार करने का आदेश दिया था। जरूरत के समय किसानों को बीज, औजार, मवेशी आदि के लिए तकावी यानी कर्ज दिया जाता था और उसे आसान किस्तों में वापस लिया जाता था। मुगलों ने किसानों को अधिकारियों के शोषण से बचाने के प्रयास भी किए। जैसे कानूनगो, जो मुख्यतः उपज तथा कर का निर्धारण करते थे, कि तथ्यों की जांच करने के लिए करोड़ी कहलाने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की गई। कृषि के अतिरिक्त मुगलों ने सीमित मात्रा में उद्योगों पर भी ध्यान दिया। राजकीय संरक्षण में कार्यरत कारखाने विशेष औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभरे, जिसमें विविध वस्तुओं का निर्माण होता था। अकबर ने मजदूरों और शिल्पकारों की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास भी किए। अकबर के इन प्रयासों को अबुल फजल ने भी सराहा है। इन सारे प्रयासों से 2 फायदे हुए। एक तो आम जनता की आर्थिक समस्याएं दूर हुई और दूसरी ओर सेना तथा प्रशासन को मजबूत करने के लिए धन की निरंतर आपूर्ति होती रही, जिससे मुगल शासन के स्थायित्व को बढ़ावा मिला। अब बात करते हैं मुगलों द्वारा अपनाई गई राजपूत नीति के बारे में। राजपूत पॉलिसी ऑफ मुगल्स। दोस्तों, राजपूत नीति को विस्तार में जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मुगलों द्वारा अपनाई गई राजपूत नीति के पीछे उत्तरदायी कारण कौन से थे। अकबर ने साम्राज्य की आवश्यकताओं के लिए राजपूतों से घनिष्ठ संबंध बनाए। राजपूत शक्ति का केंद्र राजस्थान था, जिसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी। गुजरात व सिंध पर इफेक्टिव कंट्रोल के लिए राजस्थान पर कंट्रोल जरूरी था। वस्तुतः गुजरात से मुगलों के आर्थिक व्यापारिक हित जुड़े हुए थे। राजपूतों के चारित्रिक गुण जैसे वीरता, वफादारी मुगल साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने में सहायक हो सकते थे। इनके माध्यम से अकबर साम्राज्य को एक्सपैंड कर सकता था और रेडिकल एलिमेंट्स पर भी नियंत्रण रख सकता था। राजपूत स्वाभिमान और सम्मान के आकांक्षी थे, अतः मुगल सेना में हाई पोस्ट देकर उन्हें संतुष्ट किया जा सकता था। इन सब को ध्यान में रखकर अकबर ने राजपूतों के प्रति जो नीति निर्धारित की, उसकी कुछ विशेषताएं थी, जिसमें कि अकबर ने राजपूतों के प्रति मैरिटल रिलेशंस की नीति अपनाई और अपनी राजपूत रानियों को रिलीजियस फ्रीडम प्रदान की। मुगल सेना में राजपूतों को महत्वपूर्ण पद दिए गए, जैसे कि मानसिंह को बंगाल, बिहार का गवर्नर बनाकर उसे 7000 का मनसबदार बनाया, जो किसी हिंदू को दिया जाने वाला हाईएस्ट मनसब था। यह प्रायः मुगल राजवंश के लोगों को ही दिया जाता था। यही अकबर द्वारा अपनाई गई नीति थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जहांगीर और शाहजहां के काल में भी चलती रही, लेकिन औरंगजेब के काल में इसमें डीविएशन दिखाई देता है, जिसका कारण इमीडिएट पॉलिटिकल सिचुएशन थी। अपनी राजपूत पॉलिसी के कारण मुगल्स को इस स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी का लंबे समय तक साथ मिला, जिसने इनके एम्पायर को और ज्यादा स्ट्रेंथन और कंसोलिडेट करने में हेल्प की। दोस्तों, अब हम मुगलों द्वारा अपनाई गई रिलीजियस पॉलिसीज को समझ लेते हैं। रिलीजियस पॉलिसीज। दोस्तों, मध्यकाल में धर्म आम जन के जीवन के हर एक पहलू को गंभीरता से प्रभावित करता था। उस समय का रूलिंग क्लास भी धर्म के प्रभाव से अछूता नहीं था। अतः भारत भूमि में यदि किसी भी शासक को विशाल साम्राज्य का निर्माण करना है तो बिना धार्मिक समन्वय के संभव नहीं है। इसी संदर्भ में हमें मुगलों की धार्मिक नीति को समझने की आवश्यकता है। चूंकि अकबर ऊपर बताई गई बातों को समझते थे, अतः उसने बहुसंख्यक प्रजा का समर्थन हासिल करने के लिए धर्म के मामले में लिबरल पॉलिसी का पालन किया। उसने 1562 में युद्ध बंदियों को स्लेव बनाने पर रोक लगा दी। आगे चलकर उसने तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1575 में अकबर ने इबादत खाना स्थापित किया, जिसमें धार्मिक विचारों पर वाद विवाद आयोजित होता था। आरंभ में यह केवल इस्लाम धर्म के लोगों के लिए खुला था, लेकिन बाद में इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। इस वाद विवाद से अकबर को एहसास हुआ कि सभी धर्मों के बीच जो विरोध है वो सिर्फ बाहरी है, अंदर से सभी धर्म एक ही सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं। इन्हीं विचारों के इर्द गिर्द अकबर ने साम्राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर रिलीजियस पॉलिसी का निर्माण किया। अकबर ने सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांति तथा सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाई
आगे चलकर जहांगीर और शाहजहां के काल में थोड़े बहुत विचलन के बावजूद अकबर द्वारा अपनाई गई रिलीजियस पॉलिसी का पालन किया गया। जैसे जहांगीर ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया तथा मथुरा और गोकुल में मंदिर निर्माण की अनुमति दी। उसने हिंदू धर्म के व्यक्ति श्रीकांत को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया। साथ ही सभी धर्मों के लोगों को न्याय सुलभ करने के लिए अपने दरबार के पास घंटियां बांधी, जिन्हें बजाकर लोग न्याय की अपील कर सकते थे। वहीं शाहजहां ने मंदिरों को समय सूचक घंटा बजने की अनुमति दी तथा पंडित जगन्नाथ को महाकवि की उपाधि दी। शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर पुनः लगाने का प्रयास किया, लेकिन संत कविंदाचार्य के अनुरोध पर इसे नहीं लगाया। इस तरह काफी हद तक लिबरल रिलीजियस पॉलिसीज अडॉप्ट करने की वजह से ही मुगल्स भारत के एक बड़े हिस्से पर लंबे समय तक राज करने में सफल रहे। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरह अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज के दम पर मुगल्स ने भारत में 200 साल तक अपना आधिपत्य बनाए रखा। इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका मुगल बादशाह अकबर की रही, क्योंकि ज्यादातर पॉलिसीज की फाउंडेशन उन्होंने ही रखी थी, फिर चाहे वो राजपूत पॉलिसी हो या रिलीजियस पॉलिसी। इसके अलावा किसी भी निरंकुश राजतंत्र के स्थायित्व और प्रसार में शासकों के चरित्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत जैसे विशाल तथा धार्मिक विविधता से पूर्ण देश में साम्राज्य के स्थायित्व के लिए शासकों में सैन्य समझदारी के अतिरिक्त न्यायपूर्ण शासन स्थापित करने की क्षमता, दूरदर्शिता, समन्वय की क्षमता आदि भी आवश्यक है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां में राजनीतिक सूझबूझ, समन्वय क्षमता, दूरदर्शिता आदि गुण मौजूद थे। अर्थात जब तक मुगल शासकों में कैरेक्टर वीकनेस बहुत साफ साफ उभर कर नहीं आई, मुगल साम्राज्य मजबूत बना रहा। तो दोस्तों, ये वो कारण थे जिसकी वजह से मुगल शासन लगभग 200 वर्षों तक भारत की राजनीति में केंद्रीय भूमिका में रहा।